अब देखिए चौथा, एक मुश्त, पहले तीसरा क्या कहता है, एक मुश्त भी दिला सकता है, मासिक भी दिला सकता है। अब चौथा देखिए, चौथा कहता है यदि धारा 3 के अधीन अर्जी देने वाला पक्षकार विवाह के बंधन में आने वाले पक्षकार स्त्री पक्षकार है तो जिला न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास के लिए भी उपयुक्त आदेश पारित करेगा। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो स्त्री पक्षकार है तो उसके निवास की भी व्यवस्था करेगा। निवास की, अगर मान लो किसी वजह से उसके निवास की व्यवस्था नहीं है, उसके पास निवास के स्थान नहीं है, तो जो जिला न्यायालय पुनर्विवाह तक, वही पुनर्विवाह की बात कह रहा है, उसके पुनर्विवाह तक, विवाह तक उसके निवास काय की व्यवस्था करेगा, उसके निवास की व्यवस्था करेगा। अगर किसी वजह से कुछ ऐसी लड़की हैं कि माता पिता का घर नहीं है ना, कोई घर भी नहीं है जहाँ वो रह सके, तो जब तक उनका पुनर्विवाह नहीं हो जा सकता, न्यायालय उसके कहाँ काय की व्यवस्था करेगा, उसके निवास की व्यवस्था भी करेगा। इनको फिर वो गृह वगैरह में भेज दिया जाता है। तो स्त्री की पुनर्विवाह तक क्या करेगा, उसके निवास आदि का भी आदेश न्यायालय पारित करेगा। उसके न्यायालय पुनर्विवाह तक उसके निवास आदि की भी व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जाएगी। देखिए अब धारा 5 जो है बाल विवाह से बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा से संबंधित है, कस्टडी से संबंधित है। जो बच्चे विवाह के समय जन्म ले लेते हैं, कौन से विवाह, बाल विवाह के समय, उन बच्चों के बारे में है। उन बच्चों का भरण पोषण कैसे किया जाएगा, उनकी अभिरक्षा किसको सौंपी जाएगी, उसके बारे में है। देखिए ये क्या कहता है, चौथा का पहला क्लॉज, सॉरी 5वीं का पहला क्लॉज, 5वीं का पहला क्लॉज क्या कहता है, कहता है जहां बाल विवाह से जन्मे बालक हैं वहां जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश पारित करेगा। तो कह रहा समुचित आदेश, जो भी उचित समझे, समुचित आदेश। ऐसे बालक जो विवाह के बाल विवाह के समय जन्म ले लिया है, ऐसे बालकों के बारे में न्यायालय जो भी उचित आदेश समझता है वो उचित आदेश न्यायालय पारित कर सकता है। पहला क्लॉज कह रहा है। दूसरा क्लॉज देखिए क्या कहता है दूसरा क्लॉज कहता है इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हितों पर जिला न्यायालय द्वारा सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा। तो जब जो बालक के बारे में न्यायालय आदेश ध्यान करता है तो सर्वोत्तम हित का ध्यान रखा जाएगा। कौन का सर्वोत्तम हित, बालक का, जो बच्चा है उसके सर्वोत्तम हित का ध्यान न्यायालय रखेगा। दूसरा क्लॉज कहता है कि जब भी न्यायालय कोई आदेश पारित करेगा, जिला न्यायालय कोई आदेश पारित करेगा, तो बच्चे के सर्वोत्तम हित का वो क्या करेगा, सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखेगा। जो बालक के हित में हो उस चीज को ध्यान में रखेगा। तो न्यायालय क्या करेगा, सर्वोत्तम हित को ध्यान रखेगा बालकों के। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कहता है बालक की अभिरक्षा के लिए किसी आदेश से दूसरे पक्षकार की और ऐसे बालक तक ऐसी रीति से जो बालक के हितों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करती हो पहुंच के लिए समुचित निर्देश और ऐसे अन्य आदेश जो जिला न्यायालय बालक के हित में उचित समझे सम्मिलित हो सकेंगे। जी कह रहा है बालक की अभिरक्षा के लिए किसी आदेश में दूसरे पक्षकार की ऐसे बालक तक ऐसी रीति से बालक के हितों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करती हो पहुंच के लिए निर्देश और ऐसी अन्य आदेश जो जिला न्यायालय बालक के हित में उचित समझे सम्मिलित होंगे। तो तीसरा क्लॉज क्या कह रहा है, बालक की अभिरक्षा जब न्यायालय सोचता है, कस्टडी, अभिरक्षा अकेला लिख लेते हैं, अभिरक्षा, जब बालक की अभिरक्षा किसी को सौंपता है न्यायालय, अभिरक्षा के आदेश में अगर न्यायालय सौंपता है तो दूसरे पक्षकार की जो सेकंड पार्टी हो वो बालक तक पहुंच, किस तक, बालक तक पहुंच, मतलब कि भैया मिलना है कि नहीं मिलना है, बालक तक पहुंच, वो उसके बारे में भी न्यायालय सब जो ध्यान रखता है सारी चीज़ों को। जब न्यायालय आदेश देता है तो इसमें भी जो बालक के सर्वोत्तम हित है उसको न्यायालय ध्यान रखेगा। जब किसी को कस्टडी आदि सौंपी जाती है बालक की और दूसरा पक्षकार जो है, एक पक्षकार होता है कि भाई मिलना है उसको, तो पहुंच तक उसको छूट देनी है कि नहीं देनी है, ये सारी चीज़ों में भी न्यायालय जब आदेश पारित करेगा तो यही बात का ध्यान रखेगा कि बालक का उसमें सर्वोत्तम हित है कि नहीं। मान लो माता को सौंप दिया है कि भैया ये रखेगी,
वो पिता को मिलना है, तो उसके बारे में भी, जब मिलना है कि नहीं मिलना है उसके बारे में भी न्यायालय अगर आदेश पारित करता है तो उसमें भी सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जाएगा। या मान लीजिए दोनों ही नाबालिग के किसी अन्य को सौंपा जाता है तो मिलने की छूट ऊट है कि नहीं है, तो उसमें भी जब आदेश पारित करता है न्यायालय तो सर्वोत्तम हित बालक का जो देखा जाएगा कि इनके मिलने से कोई दिक्कत है कि नहीं है, या आप छोड़ दिया तो मिलने की ज़रूरत नहीं, तो उसमें सब में जब न्यायालय आदेश पारित करेगा तो ये देखेगा कि बालक का हित किस में है। अगर बालक का हित है तो ठीक है, नहीं है तो फिर न्यायालय अपने हिसाब से आदेश पारित कर सकता है। चौथा कहता है जिला न्यायालय विवाह के किसी पक्षकार या उसके माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक के भरण पोषण का उपबंध करने के लिए समुचित आदेश भी कर सकता है। तो भैया ये कह सकता है भरण पोषण, अब आपने विवाह कर लिया, आपने बाल विवाह में बच्चे भी पैदा कर लिए, तो उन बच्चों का भरण पोषण करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है उनके जो भी माता पिता हैं उनको भी भरण पोषण, जो बालक है उसके भरण पोषण करने का न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। या तो उन्हीं द्वारा, पक्षकारों द्वारा किया जाएगा वयस्क, अगर वयस्क नहीं है तो उनके माता पिता और संरक्षक द्वारा, माता पिता और संरक्षक इनके द्वारा आदेश दिया जा सकता है कि बच्चों का भरण पोषण आपको करना पड़ेगा। या तो वो बालक वही लोग करेंगे विवाह के पक्षकार, अगर बालिग हैं तो उनके द्वारा उनको दे सकता है न्यायालय, अगर वो अवयस्क हैं किसी वजह से तो उनके माता पिता और संरक्षकों को आदेश दिया जा सकता है कि जो विवाह से जन्मे बालक हैं उनका भरण पोषण आपको करना पड़ेगा, तो उनके भरण पोषण का भी आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। देखिए धारा जो 6 है वो धर्मजता से संबंधित है कि जो बालक विवाह के समय, बाल विवाह के समय पैदा होते हैं उनकी धर्मजता क्या होगी, वो धर्मज माने जाएंगे कि अधर्मज माने जाएंगे। तो देखिए बालक कभी अधर्मज होता नहीं, तो यही बात यहाँ लिखी है कि जो भी विवाह के समय बालक जन्म लेगा उसको धर्मज ही माना जाएगा। इसमें लिखा है इस बात के होते हुए कि बाल विवाह धारा 3 के अधीन अकृत्यता की डिक्री द्वारा बातिल कर दिया गया है। डिक्री किए जाने के पूर्व ऐसे विवाह से जन्मा या गर्भावित प्रत्येक बालक, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात पैदा हुआ हो, सभी प्रयोजनों के लिए धर्मज बालक समझा जाएगा। ये कह रहा है कि चाहे बाल विवाह आपने शून्य घोषित करा लिया हो धारा 3 के तहत, चाहे बाल विवाह क्या हो गया हो, शून्य घोषित हो गया हो, उस विवाह से जन्मा कोई बालक, चाहे अधिनियम के लागू होने के पूर्व जन्मा हो या बाद में जन्मा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपने डिक्री शून्य घोषित करा लिया है, अपने बाल विवाह को शून्य घोषित करा लिया है, तो जो बालक आपके बाल विवाह से जन्मा है वो क्या समझा जाएगा, वो धर्मज बालक समझा जाएगा। ये बस इतना याद रखना है, वो बालक कैसा समझा जाएगा, धर्मज बालक समझा जाएगा, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। तो बालक क्या होता है, धर्मज ही होता है, तो ऐसे बालक को क्या समझा जाएगा, धर्मज बालक समझा जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए सेक्शन 7, सेक्शन 7 क्या कहता है, जिला न्यायालय की धारा 4 और 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति। ये क्या करा, उपांतरित, उपांतरित करने की शक्ति उपांतरित करने की शक्ति, उपांतरित मतलब संशोधन करने की शक्ति। 4 और 5 जो मेंटेनेंस के जो न्यायालय ने आदेश दिए थे ना, धारा 4 में महिला स्त्री के लिए और 5 में बच्चों के लिए, तो उन आदेशों को न्यायालय धारा 7 के अधीन क्या कर सकता है, उसमें फेरबदल कर सकता है, उनको उपांतरित कर सकता है। कौन सी धारा में कर सकता है, धारा 7 में कर सकता है। ये कहता है जिला न्यायालय को धारा 4 और 5 के अधीन और यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है तो अर्जी के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात भी किसी आदेश में जोड़ने, उसे उपांतरित या प्रतिसंहत करने की शक्ति होगी। ये तो आप जानते ही हैं, वो भी कॉमन सी बात है, लिखा है इसमें भी कि धारा 4 और 5 के तहत जो आवेदन दिया गया था या पेंडिंग है, उस आदेश में किसी भी समय चाहे पूर्व हो या बाद हो, किसी भी समय यदि परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है, काय में परिवर्तन हो जाता है, परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उस आदेश में परिवर्तन कर सकता है। उस आदेश में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। चाहे आवेदन लंबित हो, उसमें या कोई नई बात जोड़ सकता है या उसको वापस ले सकता है, तीनों कर सकता है। परिवर्तन भी कर सकता है, उपांतरण भी कर सकता है, या उसको रद्द भी कर सकता है। जैसी भी स्थिति हो तो उसको रद्द भी कर सकता है, चाहे परिवर्तन भी कर सकता है, उपांतरण भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ये आदेश में परिवर्तन कर सकता है। ये तो कॉमन है, ये आप जानते ही हैं।
कि जो भी मेंटेनेंस की राशि तय हो गई है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बनी रहेगी। अब मान लीजिए परिस्थिति में परिवर्तन हो गया, पहले 5,000 से काम चल जाता था, अब 5,000 कम पड़ रहे हैं, लड़के की आय बढ़ गई है ना, या खर्चे बढ़ गए हैं, तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि भैया ज़्यादा दो, या हो सकता है कम हो जाए तो न्यायालय कह सकता है कम दो, या हो सकता है कि पुनर्विवाह हो जाए तो न्यायालय कह सकता है कि आदेश खत्म किया जाए, है ना। तो जैसी भी स्थिति हो वैसा न्यायालय आदेश पारित कर सकता है। अब देखिए सेक्शन 8 कहता है वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए। तो ये कहता है आवेदन कहाँ करेंगे, अर्जी या आवेदन किस न्यायालय में आवेदन देंगे भाई, कहाँ के न्यायालय में आवेदन देंगे। इसमें भी कॉमन बातें आई हैं। ये कहता है धारा 3, 4, 5 के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां प्रतिवादी या बालक निवास करता है, जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया था, या जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था, या जहां अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है, अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय सम्मिलित होगा। तो भैया आप जो कि भैया आप आवेदन किस न्यायालय में लगाएंगे, तो उसके बारे में कहता है कि भैया जहाँ कहाँ आवेदन लगा सकते हैं, प्रतिवादी या बालक, प्रतिवादी या फिर बालक निवास करते हैं, भाई आप जहाँ निवास करते हैं। दूसरा जहाँ विवाह हुआ है, अनुष्ठापित हुआ है, मतलब जहाँ विवाह हुआ है। तो पहला तो जहाँ प्रतिवादी या बालक निवास करते हैं, दूसरा विवाह हुआ है, तीसरा अंतिम बार निवास किया एक साथ, अंतिम बार आपने एक साथ जहाँ निवास किया है, दोनों में से कोई ने, वहाँ भी लगाया जा सकता है। या आवेदन करते समय यानी वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं वहाँ से भी आवेदन, वहाँ के जिला न्यायालय में, वहाँ के कौन से न्यायालय में, जिला न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। तो वहाँ कहाँ के जिला न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है, जहाँ प्रतिवादी या बालक निवास करता है ना, या तो जो दो पक्षकार होते हैं, या जहाँ वो खुद निवास कर रहा है वहाँ से भी, या जहाँ दूसरा पक्षकार निवास करता है वहाँ से भी, वहाँ का जिला न्यायालय, वहाँ भी आवेदन कर सकते हैं। जहाँ आपका विवाह हुआ था वहाँ भी आवेदन कर सकते हैं। अंतिम बार दोनों एक साथ रहते वहाँ भी निवास कर सकते हैं। या आवेदन करते समय वर्तमान में किसी जगह रह रहे हैं तो वहाँ से भी, वहाँ के भी जिला न्यायालय में आप आवेदन कर सकते हैं, यानी किसी भी जगह आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये कॉमन है, ये तो खास नहीं है, सेक्शन याद रखिएगा। ये कभी कभी पूछते हैं तो ये तो वैसे भी आप सही लगा दोगे। तो सारी जगहों पर से आवेदन किया जा सकता है। अब देखिए सेक्शन 9 क्या कहता है, बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। तो बाल विवाह याद रखना है जी, बाल विवाह करने वाले पुरुष, कौन सा पुरुष, वयस्क पुरुष, मतलब ये है कह लीजिए दूल्हा है, ये कौन है, ये दूल्हा है, ये बर है, लड़की नाबालिग थी, ये बालिग थे, तो इनको दंडित करने के लिए बात कह रहा है कि वयस्क पुरुष को दंड। अगर मान लीजिए दो पक्षकार होते ना, लड़की तो 18 से कम थी और ये 21 से ऊपर के थे, तो इनको दंडे, उनको लड़के को, यानी ये बर हैं, ये कैसे बर हैं, वयस्क थे ये इनकी वधू अवयस्क थी लेकिन ये वयस्क थे, तो उनको दंड की व्यवस्था करता है धारा 9। देखिए ये क्या कहता है, जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा, इसमें 18 वर्ष की आयु आई है, बाल विवाह करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा। तो यहाँ 18 वर्ष आई है पुरुष के लिए, शादी की एज नहीं आई है। यहाँ कह रहा है कि 18 वर्ष का अधिक होती, पुरुष को दंडित बनाया गया है कि अगर आप 18 साल के अधिक के हैं और आपने बाल विवाह किया, भले ही आप भी अवयस्क 21 साल से कम वो वाली एज ना लिख के यहाँ 18 की एज मानी है कि वयस्क हैं, अगर केवल लड़के के लिए वयस्कता पर्याप्त है, अगर आप वयस्क हैं और अगर आप बाल विवाह करते हैं तो इसमें उसको दंडित किया जाएगा। यानी कि इसमें 2 बातें आ गई। अब 18 वर्ष की चूंकि एज आई है तो 2 बातें आ गई। मान लो लड़की 18 की थी और ये भी 18 के थे, तो लड़की तो वयस्क हो गई, शादी के हिसाब से वयस्क हो गई, और लेकिन ये अवयस्क है, इन्होंने 21 साल की आयु पूरी नहीं की है, और अगर ये विवाह करते हैं तो इस पुरुष जो वयस्क पुरुष है उसे दंडित किया जाएगा।
या फिर लड़की की 17 साल एज है और इनकी 18 से ऊपर की, तो भी इन्हें दंडित किया जाएगा। तो दोनों तरीके से इनको दंडित किया जाएगा। है ना, अगर इनके लिए तो वही है कि अगर ये 21 साल से ऊपर के हैं तब ये वैलिड होंगे शादी के लिए, लेकिन ये 18 साल में ही शादी कर लेते हैं, इंटर में कर लेते हैं ना बच्चे, तो अगर इस तरीके करते हैं तो इनको दंडित किया जाएगा। तो कितनी सजा से दंडित किया जा सकता है इसमें? लगा 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से। तो 2 वर्ष, ये एक ही सजा है पूरे एक्ट में, 2 वर्ष तक के कारावास या फिर जुर्माना, लगाया जा सकता है। जुर्माना कितना हो सकता है? 1 लाख तक का, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये सजा याद रखना, एक ही सजा है पूरे एक्ट में, ठीक है ना। तो याद रखना है कि बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या पुरुष वयस्क सदस्य जो होता है उसको दंड कब, वयस्कता की तो अपन ने पहले ही पढ़ चुके, परिभाषा वयस्क का अर्थ है कि जो वयस्कता अधिनियम में, तो यहाँ 18 वो जो एज थी वो आ गई कि वयस्क 18 वर्ष का कोई पुरुष है और वो शादी करता है, बाल विवाह करता है, तो उसको दंडित किया जाएगा। कितने दंड से? 2 वर्ष तक के कारावास या फिर जुर्माने से जो 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा। अब देखिए सेक्शन 10 और देख लीजिए। सेक्शन 10 कहता है बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड। ये कह रहा है कि भाई बाल विवाह का अनुष्ठान करने, क्या करना? अनुष्ठान का मतलब है आयोजन। जो भी आयोजन करता है बाल विवाह का उसको दंडित बनाती है धारा 10, है ना। आयोजन करता है, जो संचालित करता है, जो उसको विवाह को कराता है, पंडित, वो भी इसमें आता है ना। जो पंडित बाल विवाह कराता है, जानता है कि बाल विवाह हो रहा है और जानबूझ के कराता है, तो वो पंडित भी इस धारा के अधीन क्या होता है? दोषी होता है। जो विवाह पढ़ते हैं ना पंडित, उनकी बात कह रहे हैं। तो जो विवाह पढ़ने वाला पंडित होता है वो भी इस धारा के अधीन दोषी होता है। इसके अलावा जो लोग करा रहे हैं, लगे हुए हैं, वो सारे के सारे लोग इसमें दोषी होते हैं। ये कहता है जो कोई किसी बाल विवाह का संपन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा, क्या क्या करेगा? पहले तो संपन्न करेगा कह रहा है, कोई व्यक्ति संपन्न करता है बाल विवाह को, या संचालित करता, भैया संचालित करते हैं ना कई लोग, भाई संचालन कर रहे हैं, भैया बाल विवाह करा रहे हैं ना, या निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा, या फिर उसका दुष्प्रेरित करेगा। बाल विवाह कराने के लिए उकसा रहे हैं, भैया करा दो, है ना, या कई लोग जो विवाह करा रहे हैं उनको संचालन करते हैं, वो सारे के सारे लोग करेगा। वह जब तक कि यह साबित ना कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह बाल विवाह नहीं था, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है जब तक कि ये तत्प्रतिकूल साबित ना कर दें, है ना, जब तक कि ये कैसे ना साबित कर दें? तथ्य प्रतिकूल, मतलब जब तक ये साबित ना कर दें कि भाई हमें, हमारी जानकारी में नहीं थी, हमको नहीं पता था कि ये बालक हैं, या बालक की परिभाषा में आते हैं, ये नाबालिग हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। अगर ये सिद्ध हो जाता तो कोई बात नहीं है। अगर इनको पता था कि जो बालक है तो फिर इनको इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है। कितने दंड से? कठोर कारावास, ये अंतर है इसमें। कठोर कारावास, कौन सा कठोर कारावास? जो ऊपर लिखा है 2 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट शब्द लिखा है, बस अंतर देखिए, सजा तो सेम ही है, सजा सेम ही है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सके, पूरे एक्ट में सजा है। बस अंतर यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया है कठोर कारावास। अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के रूप में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि कारावास कैसा होगा? सादा नहीं होगा, कठिन ही होगा। तो स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि कठोर कारावास से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। और इसमें 9 में नहीं लिखा है ऐसा कि कठोर, तो यहाँ जब लिखा नहीं है इसका अर्थ है कि कठोर सादा दोनों हो सकता है, लेकिन 10 के अधीन जो दंड होगा वो कठोर ही होगा, क्योंकि धारा 10 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कठोर कारावास। तो ये अंतर है, बाकी सजा सेम है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। देखिए, अरे वो थोड़ा गलत हो गया, देखिए दोनों में कठोर है, धारा 9 में भी कठोर है और धारा 10 में भी कठोर ही है। 2 वर्ष तक का कारावास और या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किए जाए। तो दोनों में कठोरी है, धारा 9 में भी कठोर है और 10 में भी, तो कठोर कारावास से सेम सजा है, कोई अलग नहीं है। अब देखिए धारा 11 क्या कहता है। धारा 11 कहता है बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने वाले या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड। ये कौन लोग हैं? ये उसका संवर्धन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, बढ़ावा देते हैं उसको, वो वाले लोग हैं। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, इसमें पहला क्लॉज कहता है
इसमें पहला क्लॉज कहता है जहाँ कोई बालक बाल विवाह करेगा वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भार साधक में चाहे माता पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा किसी विधि पूर्ण या विधि विरुद्ध हैसियत में बालक है, जिसके अंदर किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो बाल विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाता अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठापित किए जाने के निवारण करने में उपेक्षा पूर्वक असफल रहता है, जिससे बाल विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, या जुर्माने से जो 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि कोई बालक है, भैया आप जो बालक का जबरन विवाह करा रहे हैं वो बालक है या उस आपके कब्जे में है, आप जानते हैं कि भाई बाल विवाह करा रहे हो। माता पिता हो सकते हैं, कौन कौन हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, संरक्षक हो सकता है, कि कई बार जगह होता है ना कि वो बालक को पता ही नहीं उसका विवाह करा है, जिनकी कस्टडी में बालक वगैरह रहता है, या कोई अन्य कोई संगठन वगैरह भी हो सकते हैं, कोई संगठन भी कराते हैं कई विवाह, है ना, कोई संगठन आदि होते हैं जिनकी अभिरक्षा में बालक होता है, विवाह करा रहे हैं पर बोले बाल विवाह बोले करा लो। तो इस तरीके के माता पिता संरक्षक जो भी अनुष्ठान करते हैं बाल विवाह करा रहे हैं, ये लोग कराने वाले लोग हैं, कराने वाले तो यही हैं। तो इन लोगों के लिए दंड की व्यवस्था कहता है कि भैया इस तरीके के जो लोग हैं सदस्य हो सकते हैं, इसका संवर्धन कराते हैं, बाल विवाह का आयोजन करते हैं, इन लोगों को भी कितने दंड से दंडित किया जाएगा, कठोर कारावास से। कैसे, कठोर कारावास से, जो कितना हो सकता है 2 वर्ष, सेम वही सजा है, एक ही सजा, 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, है ना। तो कठोरी ये भी कठोर है, सेम सजा, सेम सजा में कोई अंतर नहीं है। तो कठोर कारावास हो सकता है कितना, 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सजा सेम है, सभी में एक ही सजा है ना। परंतु लिखा है इसमें, परंतु ये कहता है कि किसी स्त्री को कारावास में नहीं डाला जाएगा, स्त्री को कारावास की सजा नहीं होगी। मतलब कोई महिला है, जैसे माँ है, इसकी बहन है, और भी कोई लोग हो सकते हैं, तो इनको जो है कारावास की सज़ा नहीं दी जाएगी। कौन सी सज़ा जी, 2 वर्ष वाली जो सज़ा है ये ना होगा, 2 वर्ष वाली सज़ा नहीं होगी। इसका मतलब क्या कि भाई कोई सज़ा ही नहीं होगी। हाँ, जुर्माना हो सकता है इन पे, क्योंकि कारावास की मना किया है, जुर्माने की मना नहीं किया है। इसमें केवल ये कहा है कि इनको कारावास की सज़ा नहीं होगी, यानी जो जुर्माने की रकम है वो स्त्रियों पर लगाई जा सकती है, लेकिन कारावास तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई स्त्री है तो अगर कोई पक्षकार है, मालूम माता थी, है ना, जो करा रही थी, उसका पकड़ जाती हैं, उसके बाद पता पड़ता है कि अपने बालक का जो अवयस्क है उसका बाल विवाह करा रही थी, ऐसी माता पकड़ी जाती हैं, तो जो शादी में भाग लेती हैं, अनुष्ठान कराती हैं, रोकते भी नहीं हैं उसे। तो ऐसी माता जब पकड़ी जाती हैं, ऐसी महिला स्त्रियां जो भी पकड़ी जाती हैं, उनको कारावास की सज़ा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ जुर्माना लगाया जा सकता है, ये याद रखना, जुर्माना लगाया जा सकता है उनको, लेकिन कारावास से उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, ये भी याद रखना। उनको कारावास से तो दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ उन पर जुर्माना जरूर लगाया जा सकता है। दूसरा क्लॉज देखिए इसका क्या कहता है। दूसरा क्लॉज कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता, यह उपधारणा की जाएगी कि जहाँ किसी अवयस्क बालक ने विवाह किया है वहाँ ऐसे अवयस्क बालक का भारसाधक रखने वाला व्यक्ति विवाह के अनुष्ठापित किए जाने से निवारित करने में उपेक्षापूर्ण असफल रहा है। तो ये कह रहा है कि भैया न्यायालय तो उपधारणा करके चलेगा। उपधारणा क्या करेगा, उपधारणा करेगा, न्यायालय तो मान के चलेगा कि आपने कराया है, जब तक कि आप उसको तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देते, न्यायालय उपधारणा करके चलेगा कि आपने संरक्षकता में थे, आपकी निगरानी में जो विवाह हुआ, कि आपने जानबूझ करके उसका बाल विवाह कराया। बस इतना याद रखिए कि न्यायालय तो मान के चलेगा कि आपने कराया है, आपने बाल विवाह जानबूझकर कराया है। जब तक कि आप तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देते, तब तक न्यायालय ये मान के चलेगा कि आपने जानबूझ करके बाल विवाह कराया। अगर बाल विवाह के किसी भी प्रक्रम में आपने हिस्सा लिया है, उसके मेंबर थे आप, है ना, अगर साथ इसमें सभी के सब दोषी होते हैं, शादी कराने वाला भी दोषी होता है, शादी में भाग लेने वाले भी दोषी होते हैं, उसके माता पिता भी दोषी होते हैं, सभी की सभी दोषी होते हैं। अगर जो बाराती खाना खाने भी जाते हैं वो भी दोषी हैं, है ना, सबके सब दोषी हैं। बस एक ही बात है, उनको सिद्ध करना पड़ेगा। न्यायालय तो मान लेगा कि भैया आपको पता था और जानबूझ के आप गए। अब आप सिद्ध करेंगे कि साहब हमें पता नहीं था कि जब नाबालिग है, हम जानते नहीं थे कि नाबालिग, तो वो आप कैसे सिद्ध करते हैं वो आपका मैटर है, तो वो सिद्ध करना पड़ेगा। इसमें जो भी हिस्सा लेगा शादी ब्याह में वो सबके सब दोषी होंगे, है ना। शादी कराने वाला, शादी करने वाला, शादी कराने वाला जो ब्राह्मण है वो भी,
है ना, उसके माता पिता हैं जो भी, और जो रिश्तेदार हैं वो भी, सबके सब दोषी होंगे, है ना, सबके सब दोषी होंगे इस धारा के अधीन। देखिए धारा जो 12 है उसमें कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं जब बाल विवाह को शून्य माना गया है। क्या माना गया है? शून्य। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके अधीन अगर बाल विवाह किया जाता है तो उस बाल विवाह को शून्य माना जाता है। देखिए इसमें क्या कहता है जहाँ कोई बालक जो अवयस्क है विवाह के प्रयोजनों के लिए, पहला इसमें कहता है विवाह के प्रयोजनों के लिए ए विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या लाने के लिए फुसलाया जाता है। तो ये कहता है संरक्षकता से बाहर ले गए, संरक्षकता, जो संरक्षकता है किसी व्यक्ति की कस्टडी में, माता पिता है, रिश्तेदार है, उनकी कस्टडी से आप बाहर ले जाते हैं, किसी भी प्रकार से ले जा सकते हैं या फुसला कर ले जाते हैं। कैसे? फुसला कर। अब बच्चे हैं, आपने बच्चों को लालच दी कि बोले शादी होगी, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत सारी गिफ्टें मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी, चलो तुम्हारा विवाह कराते हैं, ऐसे ले गए आप, फुसला गए। अब छोटे बच्चे, उन्हें क्या पता शादी क्या होती है, आप ले गए कि चलो तुम्हारा विवाह कराएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, है ना, गिफ्टें मिलेंगी, कपड़े मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जेवर मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, और आप उसके माता पिता या किसी अन्य संरक्षक जिसके अधीन वो रहता है उससे फुसला कर अगर उसे ले जाते हैं और उसका विवाह कराते हैं। दूसरा कहता है बी किसी स्थान में जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है या किया जाता है। तो कह रहा है पहला तो फुसला कर ले गए, दूसरे बलपूर्वक ले गए, बलपूर्वक ले गए, या प्रवंचना, बलपूर्वक मतलब जबरन ले गए, उठा के ले गए कि चलो इसका विवाह कराते, जाना नहीं चाहता था जबरन ले गए। प्रवंचना मतलब कोई कहानी गढ़ ली, झूठी कहानी गढ़ ली कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसको प्रवंचित कर दिया कि भाई तुम्हारे माँ बाप की उधर एक्सीडेंट हो गया, चलो भैया, इस तरीके से ले गए, किसी बहाने से ले गए। प्रवंचना मतलब किसी बहाने से ले गए, है ना, उसको भ्रमित करके ले गए, हैं, प्रवंचनापूर्ण कोई साधन से ले गए। अगला कहता है सी विक्रय वाली बात, कहता है विक्रय किया जाता है और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है, या यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यवहार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ये विक्रय की बात कहता है कि भैया खरीद के ले गए, कि विक्रय कई लोग बेच देते हैं, तो बेच दिया उन्होंने अपना बच्चा, या कोई पहले से विवाहित था उसको विवाह के बाद बेच दिया किसी गलत प्रयोजन के लिए, तो वहाँ ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा। तो इन तीनों परिस्थितियों में जो विवाह होगा वो क्या होगा? अकृत और शून्य। क्या होगा? वो विवाह अकृत होगा, शून्य। अकृत का अर्थ होता है ऐसा विवाह जिसको प्रवर्तित नहीं किया जाए, ऐसी कोई भी संविदा जिसको प्रवर्तित नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं अकृत। और शून्य भी वही होता है कि ऐसी संविदा जो प्रारंभ से ही शून्य होती है, शून्य संविदा कहलाती है। यानी इसमें भी परिवर्तन तो सेम लगभग एक से है, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। अकृत का मतलब होता है ऐसी संविधाएं जिनको लागू नहीं कराया जा सकता, और शून्य का अर्थ होता है ऐसी संविधाएं जो प्रारंभ से ही शून्य है। ठीक है, शून्य की परिभाषा कहती है। तो ये कहता है कि ऐसे अगर इस तरीके से यानी फुसला कर ले जाएं, बलपूर्वक प्रवंचनापूर्ण साधनों से ले जाएं, या फिर विक्रय करके ले जाएं, तो इन तीनों अवस्थाओं में जो विवाह होगा, बाल विवाह होगा, वो कैसा होगा? शून्य होगा। जो विवाह किया जाता है बाल विवाह, वो विवाह क्या माना जाएगा? वो बाल विवाह शून्य माना जाएगा। ये याद रखें, धारा 12 शून्य से संबंधित है, धारा 3 काय से संबंधित थी? शून्य करणीय से संबंधित थी। ठीक है ना, तो 12 काय से संबंधित है? शून्य से संबंधित है ना। इसके अलावा एक धारा और है शून्य से, तो धारा 12 काय से संबंधित है? शून्य से। और धारा 3 काय से संबंधित? शून्य करणीय से संबंधित। दोनों में अंतर याद रखना, धारा 3 शून्य करणीय और धारा 12 शून्य। ठीक है, देखिए अब धारा 13 जो है व्यादेश से संबंधित है। बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश जारी करने की न्यायालय की। व्यादेश कौन जारी करता है? न्यायालय। व्यादेश मतलब रोक लगाना किसी चीज़ पे, तो व्यादेश न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा। बाल विवाह को किस लिए? रोकने के लिए न्यायालय व्यादेश जारी कर सकता है। तो देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है? इसमें पहला क्लॉज कहता है इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट का बाल प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर या किसी व्यक्ति के परिवाद के माध्यम से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल विवाह तय किया गया है, उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति के जिसके अंतर्गत किसी संगठन का सदस्य या कोई व्यक्ति संगम भी है विरुद्ध ऐसे विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश निकालेगा। तो ये कौन कौन सा मजिस्ट्रेट निकाल सकता है? पहले तो याद रखना है, ये प्रथम वर्ग
मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। तो दो कौन कौन मजिस्ट्रेट व्यादेश निकाल सकता है ये याद रखना, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा व्यादेश जारी किया जा सकता है। किसके आवेदन पर किया जाएगा? पहला तो कहता है, ये याद रखना है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है, प्रतिषेध जो अधिकारी है वो आवेदन करता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी आवेदन करता है, या कोई व्यक्ति परिवाद करता है। परिवाद मतलब शिकायत करता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको पता है, परिवाद करता है, कोई व्यक्ति परिवाद करता है, या फिर किसी अन्य प्रकार से मजिस्ट्रेट को स्वयं सूचना मिलती है ना, सूचना कहीं से भी मिल सकती, खबरी से, किसी से भी। तो कौन कौन के आवेदन पर कर सकता है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ने आवेदन किया है, या परिवाद किसी व्यक्ति ने किया है, कंप्लेन किया है न्यायालय में कि भाई बाल विवाह होने वाला है, या कोई सूचना प्राप्त मजिस्ट्रेट को स्वयं में हो गई है। तो जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट उसको लगता है कि बाल विवाह हो रहा है, तो वो कोई भी संस्था, माता पिता जो भी बाल विवाह कर रहे हैं उनके विरुद्ध एक व्यादेश जारी करेगा। क्या जारी करेगा? व्यादेश जारी करेगा। किस बात के लिए व्यादेश जारी करेगा? उस बाल विवाह को रोकने के लिए वो एक व्यादेश जारी करेगा कि भाई ऐसा ऐसा विवाह हो रहा है, आप ऐसा विवाह संपादित ना करें, अगर करेंगे तो न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी, फिर उनको दंडित भी किया जाएगा। तो व्यादेश इस तरीके का न्यायालय जारी कर सकता है। और जब उसे पता पड़ता है कोई संगठन है, कोई व्यक्ति है, समुदाय है ना, तो इनको एक व्यादेश जारी कर देगा इन सबको, कि वो संस्था है, कोई व्यक्ति है, तो उनको एक व्यादेश जारी करेगा, एक आदेश जारी करेगा कि इस तरीके की सूचना मिली है, अगर इस तरीके का विवाह आपके द्वारा कराया जाता है तो उस पर रोक लगाता है न्यायालय। तो इस तरीके का व्यादेश न्यायालय जारी कर सकता है। किसके खिलाफ जारी कर सकता है? व्यक्तियों के खिलाफ जारी कर सकता है, संस्था के खिलाफ जारी कर सकता है, किसी संगठन के सदस्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, तो किसी के भी विरुद्ध जारी न्यायालय कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट केवल ये है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर या परिवाद पर या सूचना मिलने पर व्यादेश न्यायालय जारी कर सकता है। दूसरा देखिए क्या कहता है, उपधारा 1 के अधीन कोई परिवार बाल विवाह या बाल विवाहों का अनुष्ठान होने की संभाव्यता से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी या विश्वास का कारण रखने वाले किसी व्यक्ति और युक्त जानकारी रखने वाले गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जाएगा। ये इसके बारे में कह रहा है कि भाई ये परिवाद कौन कर सकता है? जो भी युक्त जानकारी रखता हो, युक्त परिवाद कौन कर सकता है? सीधी सीधी बात है कि जिस व्यक्ति को भी युक्त जानकारी हो, कोई संगठन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, जिसको भी जानकारी है, युक्त कारण है उसको, कि भाई उसको समझ में आया कि बाल विवाह हो रहा है, कोई उचित कारण है, तो ऐसा व्यक्ति बाल विवाह के संबंध में परिवाद दाखिल कर सकता है। तो ये भी कॉमन बात है। परिवाद तो वही दाखिल करेगा ना जिसके पास युक्त कोई वजह तो हो, क्यों लग रहा है आपको कि बाल विवाह होने वाला है, ऐसी कौन सी चीज़ लगी है आपको ऐसी कौन सी जानकारी मिली जिससे आप कह रहे हैं कि बाल विवाह हो रहा है। तो ऐसा युक्त अगर किसी के पास जानकारी, चाहे व्यक्ति हो चाहे संगठन हो, वो परिवाद दाखिल कर सकता है। तीसरा कहता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा। ये तीसरा कह रहा है स्वप्रेरणा से, अगर न्यायालय को खुद को जानकारी मिली ना, ये तीसरा सूचना मिली, जानकारी मिली है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट सूचना के आधार पर, क्या के आधार पर? सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा। यानी कि मजिस्ट्रेट चाहे तो खुद भी संज्ञान ले सकता है, अपने आप में संज्ञान ले सकता है। अगर जो उसे सूचना मिली है उस सूचना के आधार पर उसे लगता है कि युक्त आधार हैं संज्ञान लेने के, तो वो मजिस्ट्रेट स्वयं ही संज्ञान ले सकता है। कौन सा मजिस्ट्रेट? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अपने आप में संज्ञान ले सकता है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप जानते ही हैं, कि अक्षय तृतीया जैसे कतिपय दिनों पर सामूहिक बाल विवाहों के अनुष्ठान का निवारण करने के प्रयोजनों के लिए जिला मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों के साथ जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को प्रदत्त है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा। ये कह रहा है अक्षय तृतीया, आप तो जानते हैं कि अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में एक काफ़ी शुभ मुहूर्त माना जाता है अक्षय तृतीया। और इस मुहूर्त की तो ये खासियत होती, लोग कहते हैं कि बगैर अपने जो हिंदू धर्म में जो लोग शादियों का मुहूर्त निकलवाते तो बगैर मुहूर्त की शादी भी हो जाती है। ये इतना शुभ मुहूर्त होता है कि कोई भी मुहूर्त की इसमें ज़रूरत नहीं होती, किसी की भी मुहूर्त की, आप किसी की भी शादी करो तो बगैर मुहूर्त के शादी हो सकती है ना। तो ये मुहूर्त अपने आप में शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सामूहिक विवाह वगैरह होते हैं, लोग बाग शादी भी करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही हिंदुओं के लिए शुभ मुहूर्त है, तो इसमें खूब विवाह होते हैं। तो उसके बारे में कह रहा है, ऐसे विवाह
ऐसे स्वाभाविक सी बात है, जब अक्षय तृतीया तो कई लोग बाल विवाह भी करेंगे। तो उसके बारे में कह रहा है कि उसका अनुष्ठान और निवारण करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट जो है, कौन, जिला मजिस्ट्रेट, ये याद रखना, जिला मजिस्ट्रेट। जब जिला मजिस्ट्रेट है, अक्षय तृतीया वाले दिन की बात कह रहा है, स्पेशली अक्षय तृतीया वाले दिन जो है जिला मजिस्ट्रेट जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसको निवारण करने का प्रयोग करेगा, मतलब रोकने का। किस चीज़ को रोकने का? बाल विवाह। ऐसा नहीं कि हर विवाह नहीं रोकेगा, केवल बाल विवाह की बुद्धि देखेगा कि अक्षय तृतीया है, इस दिन हजारों लाखों शादियां होती, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाल विवाह हो रहे हों। तो उन बाल विवाहों को रोकने की जिम्मेदारी है किसकी? जिला मजिस्ट्रेट की। अक्षय तृतीया के दिन जो बाल विवाह होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट उसको रोकने की शक्ति है, और उसको वो समस्त शक्तियाँ जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को होती हैं वो उसको भी होंगी, और जिला मजिस्ट्रेट को क्या समझा जाएगा? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा। किसको समझा जाएगा? जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा। तो स्पेशली अक्षय तृतीया की बात कह रहा है कि अक्षय तृतीया के दिन काफ़ी विवाह होते हैं, तो बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जिला मजिस्ट्रेट की। और जिला मजिस्ट्रेट क्या समझा जाएगा? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा। 5वां देखिए क्या कहता है, जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाहों को अनुष्ठान को रोकने या उसका निवारण करने के लिए अतिरिक्त शक्तियाँ भी होंगी, और उसके प्रयोजनों के लिए वह समुचित उपाय कर सकेगा और अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग कर सके। तो ये कह रहा है स्वाभाविक सी बात है कि अन्य शक्तियाँ भी देनी पड़ेगी, अन्य शक्तियाँ भी होंगी, और अगर उसको बल प्रयोग करना पड़ता है तो वो बल प्रयोग भी कर सकता है ना, लाठीचार्ज वगैरह जो भी, किसी को गिरफ्तार आदि भी करा सकता है। अगर उसको लगता है कि बल प्रयोग का ज़रूरत है, आवश्यकता, लोग नहीं मान रहे, तो वो अपने द्वारा पुलिस बल का प्रयोग भी कराया जा सकता है। 6वां देखिए इसका क्या कहता है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। 6वां क्लॉज देखिए इसका क्या कहता है। 6वां क्लॉज कहता है, उपधारा 1 के अधीन कोई व्यादेश किसी व्यक्ति या संगठन के सदस्य या व्यक्ति संगम के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ने यथास्थिति ऐसे व्यक्ति संगठन के सदस्यों या व्यक्तियों के संगम को पूर्व सूचना ना दे दी हो और उसे या उनको व्यादेश निकाले जाने के विरुद्ध हेतु दर्शित करने का अवसर नहीं होता। तो सीधी सी बात है, अवसर, बस इतना याद रखो, अवसर। ये कह रहा है कि न्यायालय व्यादेश निकालने से पहले, व्यादेश अब कब तक नहीं निकालेगा? जब दूसरी पार्टी को अवसर ना दिया गया हो। अवसर मतलब उनको सूचना दी जाएगी, उनको सुना जाएगा और उनको अपना तर्क रखने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही न्यायालय व्यादेश जारी करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि व्यादेश न्यायालय एक पक्षी जारी कर दे तो दूसरी पार्टी को भी तो सुना जाएगा, जिसके विरुद्ध में व्यादेश निकाला तो उसको भी न्यायालय मौका देगा सुनवाई का। परंतु कह रहा है, परंतु किसी अत्यावश्यक दशा में न्यायालय को इस धारा के अधीन कोई सूचना दिए बिना अंतरिम व्यादेश निकालने की शक्ति हुई। ये कह रहा है कि कैसा मामला है? अत्यावश्यक मामला, अत्यावश्यक है, तुरंत कार्रवाई जहाँ की जानी आवश्यक है, तो वहाँ अवसर नहीं देने की जरूरत नहीं है न्यायालय को। मान लो न्यायालय को आज ही पता पड़ा और कल विवाह हो रहा है, या मान लो 2 घंटे बाद विवाह हो रहा है, या शाम को विवाह हो रहा है, सुबह न्यायालय को पता पड़ा, मजिस्ट्रेट को पता पड़ा, तो ऐसे में थोड़ी ना अवसर देने की बात ही नहीं है। न्यायालय तुरंत क्या कर देगा? व्यादेश जारी कर देगा। हाँ, जहाँ परिस्थितियाँ वहाँ तुरंत जारी कर सकता है, वैसे सुनवाई का अवसर देगा। और अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि भैया तुरंत व्यादेश जारी किया जाना चाहिए, तो न्यायालय तुरंत व्यादेश भी जारी कर सकता है। अब मान लीजिए 4 घंटे पहले ही न्यायालय को सूचना मिली, तो न्यायालय क्या उनको बुलाएगा कि इनको देखेगा कि सूचना आएगी, फिर जाएंगे, फिर दें, तब तक तो हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियाँ कभी कभी हो जाती हैं, तो न्यायालय तुरंत व्यादेश जारी भी कर सकता है। 7वां देखिए, 7वां कहता है, उपधारा 1 के अधीन जारी किया गया किसी व्यादेश कि ऐसे पक्षकार को जिसके विरुद्ध व्यादेश जारी किया गया था सूचना देने और सुनने के पश्चात पुष्टि की जा सकेगी या निष्प्रभावी किया जाए। ये तो आप जानते हैं कि भैया पक्षकार को जो अवसर दिया था, अवसर देने के बाद या तो उसकी पुष्टि होगी या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। 2 ही चीज़ें हैं ना, अगर जारी कर दिया तो खारिज कर दिया जाएगा, 2 ही चीज़ें होंगी। दोनों पक्षकारों को, पक्षकार जिसको व्यादेश जारी करना था उसको सुन लिया न्यायालय ने, अगर ठीक लगता है तो पुष्ट कर देगा, न्यायालय को संतुष्ट नहीं होता है तो पुष्ट कर देगा, या फिर जो व्यादेश दिया था उनको लगता है, उनकी बात से न्यायालय सहमत हो जाता है तो उसको ख़त्म कर देगा। 8वां देखिए, 8वां कहता है, न्यायालय उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश को या तो स्वप्रेरणा पर या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तन कर सकता है। तो ये जानते हैं कि न्यायालय या तो अपने आप में या आवेदन पर, 2 ही चीज़ें हैं। जो व्यादेश न्यायालय ने दिया था या तो अपने आप में वो ख़त्म कर सकता है उसे, या किसी व्यक्ति जो व्यथित व्यक्ति उसके आवेदन पर क्या कर सकता है, उसको समाप्त
कर सकता है। न्यायालय अपने आप भी समाप्त कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर भी समाप्त कर सकता है। 9वां देखिए, जहाँ कोई आवेदन उपधारा 1 के अधीन प्राप्त होता है वहाँ न्यायालय आवेदक को या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने का शीघ्र अवसर देगा, और यदि न्यायालय आवेदक को सुनने के पश्चात आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर करता है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लिखबद्ध करेगा। तो ये कह रहा है कि भैया उपस्थित होता कोई व्यक्ति अगर वकील के माध्यम से उपस्थित होना चाहता है तो कहेगा कि भाई वकील के माध्यम से उपस्थित हो जाओ, जो भी अपना तर्क रखना रख दो। वो तर्क रखने के बाद क्या करेगा, यही करेगा, या तो उस आदेश को खत्म कर देगा या उसको पोस्ट कर देगा, जैसा भी वो उस पर समझे मजिस्ट्रेट वैसा आदेश पारित कर सकता है। वकील के माध्यम से अपना तर्क रखने की उसे आज्ञा दे सकता है। ठीक है, लास्ट देखिए, जो कोई यह जानते हुए उसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन व्यादेश जारी किया गया है उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी अवज्ञा करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा, परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। स्त्रियां इसमें भी ये कह रहा है कि भैया जो व्यक्ति को व्यादेश जारी किया गया था अगर वो व्यक्ति व्यादेश का उल्लंघन करता है तो इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया। दोनों में से किसी भांति के, दोनों में से किसी भांति का, यानी कठोर और सादा, यहाँ आ गया जी अंतर, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। कठोर और सादा, यहाँ कठोर और सादा हो सकता है। कारावास वही है, 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना, या फिर दोनों, ये तो आप जानते हैं। लेकिन स्त्रियों को इसमें भी लिखा है कि कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा, स्त्री पनिशमेंट होगा, केवल जुर्माना होगा, दंडित नहीं किया जाए। तो सजा सेम है, 2 वर्ष तक का कारावास होगा जो उल्लंघन करता है व्यादेश का। तो उल्लंघन जब करता है तो बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, यहाँ कठोर और सादा दोनों हो सकता है। माँ के ऊपर 3 और 4 जो आपने पढ़ा था वहाँ तो कठोर ही था, लेकिन यहाँ कठोर और सादा दोनों हो सकता है। और जो है 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अगले देखिए 11वां। देखिए अब धारा 14 देखेंगे। धारा 14 में कुछ नहीं, हेडिंग से ही काम चल जाएगा आपका। ये धारा 14 कहता है व्यादेश के उल्लंघन में विवाह का शून्य होना। जो धारा 13 में न्यायालय ने व्यादेश जारी किया था, अगर कोई व्यक्ति उसके उल्लंघन करने के बाद बाल विवाह करता है तो ऐसा विवाह कहता है कि प्रारंभ से ही शून्य होगा। कैसे? प्रारंभ से ही शून्य होगा। तो कैसा होगा ऐसा बाल विवाह? प्रारंभ से ही शून्य होगा। इसके अलावा आपने एक और पढ़ा था बाल विवाह का शून्य होना, कौन सा था? बाल विवाह का, एक मिनट, कहाँ गया अपना? 14 बाल विवाह का शून्य होना, धर्मच्युता 3 में शून्य करनी था, एक जगह और था उल्लंघन करने वाले संवर्धन। चलिए हाँ, तो देखिए जो व्यादेश के उल्लंघन में जो बाल विवाह किए जाते हैं वो प्रारंभ से ही शून्य होते हैं। ये याद रखना है बस आपको कि जो बाल विवाह किए जाते हैं व्यादेश के उल्लंघन में वो कैसे होते हैं? प्रारंभ से ही शून्य होते हैं। इसके बाद देखिए सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 कहता है अपराधों का संज्ञेय और अजमानती होना। संज्ञेय और अजमानती, इसमें भी हेडिंग से काम चल जाएगा। इस अधिनियम के तहत जो अपराध होते हैं कैसे होते हैं? संज्ञेय और अजमानतीय। इतनी याद रखना बस आपको। इस अधिनियम के तहत जो अपराध हैं कैसे होते हैं? संज्ञेय और अजमानतीय होते हैं। इसके बाद सेक्शन 16 आपने पहले ही पढ़ा था परिभाषाओं में कि सेक्शन 16 का ऐसे संबंधित है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से संबंधित है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से संबंधित है सेक्शन। इसमें नियुक्ति है उसकी। पहला 16(1) में आपने पढ़ा था कि नियुक्ति कहाँ होती है? 16(1). तो पहला इसकी नियुक्ति के बारे में है। ये कहता है, देखिए, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या उसके किसी ऐसे भाग के लिए जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के नाम से ज्ञात किसी अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जिसकी अधिकारिता अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर होगी। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। बस इतना याद रखना, राज्य सरकार करती है। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इनकी कर सकती है, या तो संपूर्ण राज्य के लिए कर सकता है ना,
संपूर्ण राज्य के लिए भी बनाया जा सकता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, या संपूर्ण जो राज्य है उसका किसी भाग के लिए, जैसी स्थिति जैसी भी सुविधा हो, एक या एक से अधिक जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। वो किन शक्तियों का प्रयोग करेगा? जो राज्य सरकार राज्यपत्र में बताती है उन्हीं शक्तियों का वो प्रयोग करता है। तो खास कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना, राज्य सरकार करती है। संपूर्ण राज्य के लिए कर सकती है या उसके किसी भाग के लिए कर सकती है, जैसी भी स्थिति हो। किन शक्तियों का प्रयोग करेगा? जो राज्य सरकार राज्यपत्र में विनिर्दिष्ट करे। किस क्षेत्र में काम करेगा? जिस क्षेत्र में राज्य सरकार राज्यपत्र में विनिर्दिष्ट करे उस क्षेत्र में ये काम करेगा। दूसरा देखिए क्या कहता है, राज्य सरकार किसी समाज सेवा में विख्यात किसी स्थानीय सम्मानीय सदस्य या ग्राम पंचायत या नगर पालिका के किसी अधिकारी से, या सरकार के अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के किसी अधिकारी से, या किसी गैर सरकारी संगठन के किसी पदाधिकारी से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकेगी, और यथास्थिति ऐसा सदस्य अधिकारी या पदाधिकारी तदनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। ये सिंपल सी कह रहा है कि जो राज्य सरकार होती है, समाज के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, प्रतिष्ठित या कोई संगठन वगैरह होता है, या कोई अधिकारी कर्मचारी होते हैं, या समाज सेवा से जो जुड़े लोग होते हैं, या कोई अधिकारी होते हैं, है ना, कर्मचारी होते हैं, इन सबको निर्देशित कर सकते कि भैया आप जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करेंगे। चाहे वो प्रतिष्ठित कोई संगठन हो, है ना, संगठन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, संगठन, कोई संगठन आदि हो सकता है, कोई कर्मचारी वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के संगठन हो सकता है, उसके सदस्य हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, सभी, इन सभी को राज्य सरकार निर्देशित कर सकती है कि आप क्या करेंगे, बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिकारी है उसकी मदद करेंगे। वो ऐसा निर्देशित करती तो इन लोगों को उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये क्या होंगे, उसकी मदद करने के लिए बाध्य होंगे, ये इनकी ड्यूटी है। ये क्या होंगे, उनकी बाध्य होंगे, याद रखिए, क्या होंगे, बाध्य, यानी कि इनको मदद करनी ही पड़ेगी। राज्य सरकार ने अगर आदेश जारी किए हैं तो जो भी संगठन, अधिकारी, व्यक्ति वगैरह होते हैं सब बाध्य हैं। किस बात से बाध्य हैं? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जब भी उनसे मदद मांगेगा इनको मदद करनी पड़ेगी, ये डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तीसरा देखिए, कर्तव्य बताए गए हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का यह कर्तव्य होगा, कि कर्तव्य है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य। तो ये याद रखेंगे 16(3) में उसके क्या दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं। कर्तव्य देख लीजिए क्या क्या, सिंपल सी बात है। कर्तव्य तो जो काम एक्ट है उसके हिसाब से ही कर्तव्य होंगे। पहला, बाल विवाह के अनुष्ठानों को ऐसी कार्रवाई करके जो उचित समझे निवारण करना। तो बाल विवाहों का निवारण करना, तो निवारण अकेला लिख दिया। निवारण काय का करेगा, बाल विवाह का ही करेगा। निवारण मतलब उनको रोकना, बाल विवाहों को रोकना, जैसे भी उचित साधन है उनके माध्यम से। दूसरा, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य संग्रह करना, साक्ष्य एकत्रित करना। काय का साक्ष्य, कि भैया बाल विवाह हुआ था, अगर साक्ष्य नहीं होगा तो कैसे अभियोजन चलेगा ठीक तरीके से, तो उसके बारे में साक्ष्य कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना, ये भी इनका काम है। बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने वाली सहायता देने या देने में अंतर्मित न होने के लिए व्यष्टिक मामलों में सलाह देने या क्षेत्र के निवासियों को साधारण से परामर्श देना। तो ये कह रहा है सलाह वगैरह देना, क्षेत्रीय वगैरह लोग हैं। तीसरा कहता है बाल विवाह का अनुष्ठान संवर्धन करने या सहायता देने या देने के लिए अंतर्मित ना होने के लिए, मतलब ये लोगों को सलाह देना किस बात की, कि आप जो बाल विवाह है वो गलत चीज़ है, ऐसी वैसी समझाइश करना, लोगों को सलाह देना, समझाना कि बाल विवाह के बारे में एक तरीके से जागरूकता फैलाना कि ये गलत काम है। तो इस तरीके का काम करना भी इनका काम है। अगला है इनका काम बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराइयों के प्रति जागृति फैलाना। क्या फैलाना, जागृति, कि भाई बाल विवाह के बाद क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या भयानक स्थितियां हो सकती हैं, उसके बारे में लोगों को बताना। बाल विवाह के मुद्दे पर समाज को सुग्राही बनाना, मतलब समाज में जागृति लाना, सुग्राही बनाना, समाज में जागृति फैलाना, लोगों को सचेत करना, है ना। ऐसे नियतकालिक विवरणियाँ और आंकड़े जो राज्य सरकार निर्देशित करे बनाना, जो आंकड़े आदि इकट्ठे करना। कौन से आंकड़े, जो राज्य सरकार ने बनाए गए हैं, डाटा इकट्ठा करना कि भाई कैसे कितने मामले आए, कितने रोके गए, कितने विभाग हुए उनको रोका, है ना। ये सारे डाटा वगैरह, डाटा जो होता है उसको करना। ऐसे अन्य कृत और निर्भर और अन्य कोई काम जो इनको सौंपे जाते हैं राज्य सरकार द्वारा, वो सारे काम करना तो कॉमन से काम है। ये तो एक बार पढ़ लिए बस, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो कॉमन वाली बात है। ये सारे काम जो है किसके हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के काम है, कर्तव्य है। अब देखिए 16(4) है। चौथा क्या कहता है,
चौथा कहता है राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां विनित कर सकेगी जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए। और बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी ऐसी शक्तियों का ऐसे शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए प्रयोग करे। कि कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखना पुलिस की शक्ति कौन को दे सकती है? बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को। राज्य सरकार जो है पुलिस, किसी भी पुलिस अधिकारी की जो शक्ति है किसको दे सौंप सकती? बाल, इसीलिए सौंप सकती कि भाई जब ये जाएंगे रोकेंगे तो किसी को गिरफ्तार भी करना पकड़ना भी पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को जो राज्य सरकार है पुलिस अधिकारी की शक्ति प्रदान कर सकती, केवल इतना। कौन से सेक्शन में? 14 पढ़ रहे हैं, 16 पढ़ रहे हैं, गलत लिख दिया क्या? 16 पढ़ रहे हैं, 14 ये तो मिटाना भूल गया मैं, पहले नीचे था ना 16, तो 16 पढ़ रहे हैं। 16(4) में क्या है? जो बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी है उसको पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी, है ना। 16(4) में काय की शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी? पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की जा सकती है। अब देखिए 16(5) देखिए 5 क्या कहता है? 5 कहता है बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को धारा 4, 5 और 13 के अधीन, धारा 3 के अधीन बालक के साथ आदेश के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति होगी। तो ये कह रहा है कि आवेदन भी कर सकता है। काय का आवेदन धारा जो है आपने देखी ऊपर, धारा 4, 5 और 13 के अधीन या धारा 3 के अधीन, धारा 4, 5 और 13 के अधीन और धारा 3 के अधीन बालकों के साथ। तो धारा 3 में जो आवेदन किया जाता है, धारा 4 में जो आवेदन किया जाता है, बालक जो आवेदन करते हैं, या आपका ये क्या कह रहा है? धारा 5 और 13 के अधीन जो बालक के साथ आवेदन कर सकता है। कौन कर सकता है? बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी, मतलब बालक भी करते हैं, बालक के साथ मिलकर ये आवेदन न्यायालय में कर सकता है। तो इसकी शक्ति इसको दी गई। अब देखिए धारा जो है 17, सेक्शन 17 भी हेडिंग याद रखना है। सेक्शन 17 कहता है कि बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को लोक सेवक समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? लोक सेवक। ये तो कॉमन सेक्शन है। जो बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी है वो लोक सेवक समझा जाएगा। काय के अनुसार? आईपीसी की धारा 21 के अनुसार। 18 देखिए, ये भी कॉमन सेक्शन है। ये कहता है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। सद्भावना पूर्वक, ये आप जानते ही हैं कि भैया इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति सद्भावना पूर्वक कार्रवाई करता है, अगर वो सद्भावना पूर्वक कोई कार्य करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाता। अगर कोई व्यक्ति शिकायत भी करता है और वो सद्भावना पूर्वक करता है, बाद में पता पड़ता है कि बाल विवाह नहीं हो रहा है, तो अभी उसे धारा 18 का लाभ मिलेगा। तो ये भी आपको नहीं पढ़ना, केवल सेक्शन याद रखना। 19 कहता है नियम बनाने की शक्ति। ये भी आपको नहीं पढ़ना, बस याद रखना नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार। इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार को है। तो 19 में नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है? राज्य सरकार को दी गई है। बस इतना ही पढ़ना है इसमें। सेक्शन 20 याद रखना है थोड़ा सा। सेक्शन 20 क्या कहता है? 1955 के अधिनियम संख्या 25 का संशोधन। कौन से अधिनियम का संशोधन है? 1955 का। कौन सा 1955? हिंदू विवाह अधिनियम जो है उसका। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 के खंड का के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा। तो ये कह रहा है कि भैया खंड का जो हिंदू विवाह, कौन सा? बस इतना याद रखना है। कौन सा अधिनियम? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का संशोधन है। किस धारा में दिए गए? धारा 20 में दिए गए। कौन से खंड को बदला है? 18 के खंड का को। उसमें दूसरा खंड ने रखा है का धारा 5 की 3 की विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने जो सजा है वही रखी है। तो बस केवल इतना याद रखना है कौन से अधिनियम का संशोधन हुआ है। धारा 20 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। उसमें सजा रख दी गई जो अपन पढ़ रहे हैं, 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। सेक्शन 21 याद रखना है कि इस अधिनियम के तहत कौन सा अधिनियम को जो है समाप्त किया गया। उसका नाम याद रखना है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, ये बस नाम याद रखना है। इसको समाप्त किया गया है धारा 21 के तहत। बस बाकी कुछ याद नहीं रखना है। इस एक्ट में जो सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो अपन ने पढ़ ली हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये एक्ट आपका समाप्त होता है।